हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स की डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। आज की डिस्कशन जो होने वाली है वो बेसिकली रहने वाली है बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइंस और बाकी अन्य सब्जेक्ट की वीडियोस भी जो है वो चैनल पे आ चुकी हैं। और प्रीलिम्स के लिए सब लोगों को ऑल द बेस्ट। जोरों शोरों से अभी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए ताकि प्रीलिम्स जो है वो इजीली आपका क्लियर हो पाए। चलिए आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, विच इज बेसिकली ऑन द रेगुलेटिंग स्टेबल कॉइन्स। क्या लिखा मैंने? रेगुलेटिंग स्टेबल कॉइन्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सर स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं। स्टेबल कॉइन्स बेसिकली क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी होता है, ठीक है, जो कि जिसकी वैल्यू जो है वो किसी एसिड के साथ अटैच की जाती है। अगर हम लोग बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की और बिटकॉइन की या फिर क्रिप्टो करेंसी की, तो उसके केस में क्या है कि उसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो उसको चालू कर रही है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो क्रिप्टो करेंसी है, तो क्रिप्टो करेंसी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो उस चीज़ को रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। तो फिर इसके चलते क्या होगा? इसके चलते ये होगा, अगर मान लो वो पैसा जो है वो गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके जो है वो रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी या उसको ट्रैक करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी कंटेक्स्ट में ये जो लॉ है ये पास किया गया है। तो देखिए अब इसको रीड करते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने रिसेंटली साइन किया है क्या, एक गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन यूएस स्टेबल कॉइन एक्ट। और ये एक्ट में होगा क्या कि ये लोग अपनी खुद की क्या करेंगे? लॉन्च क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा स्टेबल कॉइन। क्या नाम होगा? स्टेबल कॉइन। अब क्रिप्टो करेंसी के केस में क्या है कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है, और वो जो है किसी भी एसिड के पीछे के द्वारा रेगुलेट नहीं की जाती। एसिड के द्वारा रेगुलेट करने का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे देश में जो करेंसी है, वो करेंसी जो है वो इस आधार पे बनाई जाती है कि हमारे देश में कितने रिजर्व्स प्रेजेंट है। जितना ज्यादा मिनरल्स का रिजर्व प्रेजेंट होगा उसी के आधार पे हमारे देश की करेंसी बनाई जाएगी। लेकिन ब्लॉकचेन के केस में क्या है? क्रिप्टो करेंसी जो है वो किसी भी एसिड के द्वारा बैक नहीं की जाती। तो इसी वजह से जो है इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है। तो यूएस ने लेकिन जो स्टेबल कॉइन बनाया है इस केस में क्या होगा कि डिजिटल एसिड होगा जो कि पुरानी करेंसी विच इज यूएस डॉलर उसके द्वारा बैक की जाएगी। तो इसी को जो है वो फर्स्ट लिखा हुआ है, द एक्ट एस्टैब्लिश द फर्स्ट फेडरल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द स्टेबल कॉइन्स विच इज बेसिकली द डिजिटल एसिड बैक्ड बाय द ट्रेडिशनल करेंसीज लाइक यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्या है? बाय इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, स्टेबल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के द्वारा जो है वो इसको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट ये आ गया कि व्हाट आर स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स बेसिकली होते क्या है? स्टेबल कॉइन्स आर द टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ये एक टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है विच इज बेसिकली मेंटेन एंड स्टेबल वैल्यू, जो कि यूएस को बैक करेगा और वो रियल वर्ल्ड में किसी ना किसी चीज के साथ जो है वो क्या किया जाएगा? उसको पैक्ड किया जाएगा। पैक्ड का मीनिंग क्या ये होता है कि उस करेंसी को किसी एसिड के द्वारा जो है वो अटैच कर देना। अनलाइक वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी के केस में अगर हम लोग देखें तो फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज्यादा आती है। और फ्लक्चुएशन आने का मेन रीजन क्या रहता है कि ये किसी एसिड के द्वारा जो है वो बैक नहीं किया जा रहा है इसको। तो यही रीजन है कि इंस्टेबिलिटी काफी देखी जाती है, लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में इसको कम देखा जाएगा। क्लियर ऑन दिस? स्टेबल कॉइन्स रेगुलेट कैसे किया जाएगा? देखो, स्टेबल कॉइन को जीनियस एक्ट के द्वारा जो है वो रेगुलेट किया जाएगा। 100% रिजर्व जो है वो बैक होगा इसका। मंथली डिस्क्लोजर किया जाएगा कि हमने कितनी जो है वो ट्रांसपेरेंसी इसमें मेंटेन करके रखी है। प्लस ये है कि इसमें अगर मान लो कुछ ऐसा हो रहा है जो कि एंटी फ्रॉड है या मिसलीडिंग क्लेम है, तो उसको भी जो है वो गवर्नमेंट फुली एक्सप्लेन करेगी। बैंक जो है वो इसमें सीक्रेट एक्ट कंप्लायंस जो है वो भी रखेगा, जिसके तहत इसकी जो स्टेबिलिटी है और जो प्रोविजन है वो ज़्यादा अच्छा बना रहेगा। स्टेट फेडरल कोऑर्डिनेशन भी जो है वो इसमें की जाएगी। यानी कि यूएस जो है वो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूएस 50 स्टेट्स को मिला के बना है, तभी तो उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो वो बाकी स्टेट्स को भी जो है वो इसको लागू करने के लिए बोला जाएगा। नेक्स्ट आ गया स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक received in principle approval from the Reserve Bank of RBI for the transition of small financial banks to a universal bank। ठीक है, अब देखो बेसिकली इन्होंने बोला क्या है? इन्होंने ये बोला है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है
उनको आरबीआई के द्वारा ये अप्रूवल मिली है, किस चीज की अप्रूवल, कि वो ट्रांजिशन कर सकते हैं यूनिवर्सल बैंक के साथ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये यूनिवर्सल बैंक क्या होता है। देखो, यूनिवर्सल बैंक आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर लाइसेंस्ड बाय द आरबीआई टू ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज, जैसे कि कमर्शियल बैंकिंग, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मोर अंडर वन रूफ। यानी कोई भी ऐसा बैंक जो एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि कमर्शियल बैंकिंग जो बिजनेस के लिए डे टू डे ट्रांजैक्शन चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जिसमें हम लोग बेसिकली स्पेकुलेशन ट्रेडिंग जो है वो करते हैं, प्लस मोर अंडर वन रूफ, और बाकी सारी चीजें भी जो है वो एक ही रूफ के नीचे प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको जो है वो यूनिवर्सल बैंक का नाम दिया जाता है। यूनिवर्सल बैंक के साथ डील कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये परमिशन आरबीआई के द्वारा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स को जो है वो दी गई है। ठीक है, अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स जो है वो होते क्या है। कोई भी ऐसा बैंक जो कि स्पेसिफिकली जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि उन लोगों का जिसका स्मॉल सेविंग होती है, उन लोगों की सेविंग्स को मोबिलाइज करना, उनको जो है वो एक्सेप्ट करना, रिसीव करना और उसके बाद उनको यूज करना, ये काम होता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स का। इसको बेसिकली जो है वो क्यों ओपन किया गया था, इसको ओपन करने का मेन रीजन ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को जो है वो एड ऑन किया जा सके। ठीक है, तो यानी कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चीजें करेगा, एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट्स को, और लोन भी जो है वो इसमें दिए जा सकते हैं, ना कि ट्रेडिशनल बैंकिंग की तरह जो कि अन्य अधिकृत होता है। प्राइमरी फोकस इसका क्या होता है, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स होते हैं इसका प्राइमरी फोकस, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, और बेसिकली जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि इंडियन इकोनॉमी का मोर देन 50% है, उसी को इसका जो है मेन बनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं कि हाउ स्मॉल फाइनेंस बैंक डिटर्मिन इन इंडिया, इसकी डिटर्मिनेशन जो है वो कैसे की जाती है। अगर हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक की डिटर्मिनेशन देखें, आरबीआई जो है वो इसको रेगुलेट करेगा, और ये किस एक्ट में जो है वो इनके प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934। कई बार यूपीएससी ने इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी पर्सन जो कि रेजिडेंट है 10 साल से, जिसको एक्सपीरियंस भी है किस चीज का, बैंकिंग और फाइनेंस का, और इसके साथ साथ ही कोऑपरेटिव्स और सोसाइटी को भी जो है वो ऑन करता है, उसको जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिस्ट में रखा जाएगा। अब नेक्स्ट ये आ गया कि मिनिमम पैसा कितना चाहिए स्मॉल बैंक के लिए। देखो, मिनिमम पेड अप कैपिटल उनके पास लगभग 200 करोड़ के आसपास की होनी चाहिए, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 में उसकी रजिस्ट्रेशन होनी भी जो है वो क्या है, जरूरी है। और दूसरी चीज जो आपको इसमें ध्यान रखना वो क्या है, वो ये है 1/4 ऑफ द ब्रांचेस, कितनी, 1/4 ऑफ द ब्रांचेस जो है इसकी किस किस एरिया में होनी चाहिए, अनबैंक्ड रूरल सेक्टर में होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो ओपन कर लिया, गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे दी, और आपने ये बोला गवर्नमेंट को कि मेरे अप्रोक्सीमेटली इतने बैंक्स जो है मैं ओपन करूंगा, तो सरकार आपको ये बोलेगी इसका 1/4 कितना हुआ, 25। तो आपको जो 25 नंबर ऑफ बैंक्स हैं वो उन एरियाज में ओपन करने होंगे जो कि अनबैंक्ड रूरल एरियाज हैं। ठीक है, ताकि इन एरियाज में भी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो हो पाए। नेक्स्ट, दे मस्ट एलोकेट एटलीस्ट 75% ऑफ देयर लोन टू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी कि कुछ सेक्टर ऐसा होता है जिसको गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ये इंक्रीज करे। जैसे इंडिया में अगर मान लो हम लोग बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट खुद चाहती है कि यहाँ पे इंक्रीज जो है वो देखा जाना चाहिए। रीजन इसका क्या है, क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोग जो है वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्ट मैनर में जो है वो निर्भर करते हैं। तो यही रीजन है कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स में क्या होगा, बैंकों को ये मैंडेट किया जाएगा कि आपको अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लोगों को जो है वो प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है प्रमोट पावर शेयर होल्डिंग। इनिशियली प्रमोटर्स जो है ये बोला जाता था कि एटलीस्ट 40% ऑफ पेड अप कैपिटल जो है वो उनके पास होना चाहिए, लेकिन इसको कम करके 26 कर दिया गया विद इन जस्ट 12 ईयर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये ओपन हो सके। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित हुए। अगर हम लोग आरबीआई की वेबसाइट्स पे देखें तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये है कि एक्सपेंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि अप्रोक्सीमेटली 190 मिलियन अडल्ट्स इन इंडिया रिमेन अनबैंक्ड, यानी कि उनका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है।
तो वहीं पे पिक्चर में जो है वो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स जो है वो आ जाते हैं, जिनका मेन मकसद क्या है कि 75% जो है वो लोन देना। दूसरी चीज ये है कि 25% जो अपनी बैंक के ब्रांचेस हैं वो उन एरियाज में ओपन करना जहां पे जो है वो बैंक एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि एक्सपैंड द फाइनेंशियल सर्विसेज। अफोर्डेबल क्रेडिट, इनमें जो लोन दिया जाएगा वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा, तो ये भी एक बेनिफिट है बहुत बड़ा। नेक्स्ट है फोकस प्रायोरिटी लैंडिंग, मेन चीजों के ऊपर लोन दिया जाता है पर फॉर द प्रमोशन ऑफ द सेविंग कल्चर, तो सेविंग कल्चर को भी जो है वो जोड़ा गया। नेक्स्ट आ गया रिफॉर्मिंग इंडियाज इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क। इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क क्या होता है इसको जानते हैं। जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया, अब आपने जो लोन लिया है आपने क्या किया, उसकी ईएमआईज भरनी बंद कर दी। अब आपको ईएमआईज ना भरे हुए लगभग 1 महीना हो गया है, यानी कि 1 से लेकर 30 दिन हो गए। तो बैंक जो है वो क्या करेगा, आपका जो अकाउंट था उसको SMA 0 में रख देगा। अब आप पूछोगे कि सर SMA 0 क्या होता है। SMA 0 बेसिकली मीन्स स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। अब मान लो आपने ईएमआई नहीं पे की, 2 महीने हो गए, यानी कि कितने डेज हो गए, 60 डेज हो गए। तो फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में रखा जाएगा, और अगर इसको मान लो 3 महीने हो जाए, 90 डेज हो जाए, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में रखा जाता है। और अगर 3 महीने तक कॉन्टिन्यूसली आपने जो है वो अपने लोन की ईएमआई जो है वो पे नहीं की है, उसके बाद बोला जाता है कि ये जो है वो किस में आ गया, एनपीए में आ गया। एनपीए में जैसे ही आता है उसको सब स्टैंडर्ड एसिड के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद फाइनली अगर मान लो ज्यादा समय तक वो नहीं किया गया तो इसको लॉस्ट एसिड माना जाता है। ठीक है, तो अभी हमें ये चीज क्लियर हो गई कि बेसिकली ये वर्क कैसे करता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इंडियन सेक्टर में मान लो किसी बंदे ने जो है वो पैसा लिया, और पैसा लेने के बाद उसने इन्वेस्ट किया और उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो इस केस में इंडिया के लोग जो है वो ये देख रहे थे कि हमें बेसिकली लॉस हो रहा है, और यही रीजन था कि इंडिया में ज्यादातर लोग जो है वो क्या नहीं कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे थे। लेकिन क्या करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर क्या नहीं होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा अचीव करना। लोग जो है वो इन्वेस्ट करें पैसा, इसके लिए गवर्नमेंट एक जो है वो पॉलिसी के साथ आई। इस पॉलिसी का नाम था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। यानी कि अगर आपके पास मान लो इतना पैसा नहीं बचा कि आप लोन की ईएमआई जो है वो पे कर पाओ, तो आप अपने आप को इंसॉल्वेंट जो है वो घोषित कर दो। इसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्टेप्स लेगी, जिसके बाद आपकी कंपनी को रिवाइव किया जाएगा। उसके बाद उस पैसे को रिकवर किया जाएगा और उससे फिर और ज्यादा नया रेवेन्यू रीजनरेट किया जाएगा। यानी कि रिवाइव, रिकवर और रीजनरेट। तो ये 3R फॉर्मूला जो है वो सरकार के द्वारा बनाया गया। इसी कंटेक्स्ट में सारफेसी एक्ट भी आया, इसी कंटेक्स्ट में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी आया। तो मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो सारा समझा दिया है कि ये कैसे आया। अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एक्चुअल में है क्या। आईबीसी इज अ यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी केसेस इन इंडिया। ये कब आया था, 16 में आया था। और एनपीए की प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी में कब आई, 15 में आई थी। ठीक है, विच कंसोलिडेट मल्टीपल लॉज एंड एस्टैब्लिश अ टाइम बाउंड प्रोसेस। और ये बोला गया कि इसी चीज को जो है मल्टीपल लॉज जो है वो रेगुलेट करते हैं, और इसको विद इन जस्ट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ही आपको जो है वो क्या करना होगा, लोन को रिकवर करना होगा। इससे होगा क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक जो है वो इंप्रूव किया। लोगों के अंदर ये भावना पैदा हुई कि हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बिजनेस ओपन करते हैं और उसमें रिस्क लेने की क्षमता पैदा होती है। सेकंड, मैक्सिमम एसेट वैल्यू फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर की जो एसेट की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो पाई। इंसॉल्वेंसी में टाइमलाइन वगैरह निर्धारित की गई है, जिसके बारे में जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट आ गया इंडिया फिनटेक रेगुलेशन सैंडबॉक्सेस। अगर इंडिया का फिनटेक बेसिकली मींस फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, इज रैपिडली एक्सपेंडिंग powered by the breakthroughs in the digital payment, lending and the financial services. Regulatory sandbox has emerged as a key policy tool enabling the control and experiments in the new financial technologies and innovation cycle with maintaining the systematic stability. अब देखो इसमें जो है वो कंटेक्स्ट न्यूज में मेंशन किया गया, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि बेसिकली सर रेगुलेटरी स्टैंडबॉक्स जो है वो क्या होता है। ये बेसिकली एक कंट्रोल द फ्रेमवर्क होता है जो कि इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। और इसका मेन जो मकसद होता है वो क्या होता है, फॉर टू इनेबल द लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। अगर मान लो हमने फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ नया चीज लॉन्च की,
अब उसको क्रॉस एग्जामिन करना है, उसको चेक करना है कि उसके कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो इन सब को चेक करने के लिए जो है इसको बोलते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ये सिग्निफिकेंस क्यों है, सिग्निफिकेंट क्यों है फिनटेक सेक्टर के लिए इंडिया में? पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि इसकी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा है, प्लस ये भी है कि इंडिया टॉप 3 में आता है इसमें। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकती है। और ये भी है कि अगर मान लो ग्लोबली हम लोग नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे हैं तो इंडिया भी जो है वो इन चीज़ों के ऊपर शिफ्ट कर सकता है। नेक्स्ट आ गया ग्लोबल एस्पिरेशंस क्या है। ग्लोबल एस्पिरेशंस जो है वो ये है कि एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली, अगर हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं और देश आपस में डिपेंडेंट हो रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि ग्लोबल एस्पिरेशंस को जो है वो मीट किया जा सके। नेक्स्ट, हाउ डज रेगुलेटरी स्टैंडबॉक्स जो है वो फिनटेक सेक्टर को रेगुलेट करेगा। देखो आरबीआई ने रेगुलेटरी स्टैंडबॉक्स जो है वो लॉन्च किया था 2019 में, जिसमें क्या ऑफर किया गया, फिनटेक और इंसरटेक कंपनीज आर सेफ कंट्रोल एनवायरनमेंट टू टेस्ट द इनोवेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विदाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द फुल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये जो है वो इसमें डिस्कस किया गया था। कंज्यूमर जो है उसको प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड की गई, रेगुलेटरी फैसिलिटी हुई और फास्टर प्रोडक्ट टू मार्केट जो है वो इसमें देखा गया। नेक्स्ट आ गया REITS। देखो रिट्स और इनवाइट्स INVITS भी होता है। अगर हम इन दोनों चीज़ों की बात करें, मान लो आपको किसी ने एडवाइस की और आपको किसी ने एडवाइस किया कि आप अपना पैसा जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में लगाओ, इसमें आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो आपने क्या सोचा कि ठीक है, अगर लोग बोल रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में लगाओ तो मेरे पेरेंट्स ने भी यही बोला है, तो फिर क्या करते हैं, अपना पैसा जो है वो शेयर मार्केट के सिवाय हम लोग किस में लगाते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें मनी जो है वो एकदम से नहीं आती, प्लस ये भी है कि इन्वेस्ट करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो चाहिए, और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो हमारे पास कभी कलेक्ट नहीं होती और हम कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। तो REITS बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसमें क्या होगा कि 10 लोग होंगे, अपना अपना पैसा डालेंगे, उनसे जो पैसा आएगा उससे रियल एस्टेट सेक्टर में कोई एसेट जो है वो खरीदा जाएगा, उससे जो बिजनेस और पैसा आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया जाएगा। अगर ये सेम मॉडल जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट चलाती है तो उसको जो है वो इनवाइट्स करके बोला जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, अब न्यूज़ देखते हैं क्या है। इंडियाज REIT मार्केट इज एक्सपेंडिंग रैपिड ग्रोथ फेज with at least one new REIT accepted annually over the 3-5 years, rising occupation, demand for global capacity centers, logistic and policy reform like GST and other reforms make REIT key driver of the real estate financing। तो ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। रिच जो है वो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें पूल यानी कि लोगों की कैपिटल होती है मल्टीपल इन्वेस्टर्स की, जो किस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। दे आर द प्राइमरी रेगुलेटर फॉर द, दे आर बेसिकली प्राइमरी रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, REIT जो है वो कॉन्सेप्चुअलाइज जो है वो कब किया गया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया रियल एस्टेट सेक्टर को, रिटेल्स की पार्टिसिपेशन हो पाए और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट जो है वो हो पाए। इसके फायदे क्या है, देखो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, कॉमर्शियल रियल एस्टेट को क्या करना, बूस्ट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा करना, जॉब क्रिएशन करना, कैपिटल मार्केट में डीपनिंग यानी कि और भी लोगों को उसमें इंक्लूड करना जो लोग कैपिटल या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, इन्वेस्टर्स को अच्छी रिटर्न देना विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करना और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट आ गया पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड। इन अ सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज द RBI हैज constituted a 6-member पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड टू ओवरसी द कंट्रीज पेमेंट सिस्टम। देश का पेमेंट सिस्टम देखने के लिए RBI ने जो है वो 6 मेंबर की पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो बनाया है, जिसका मेन काम क्या है, द न्यू बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट्स द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007, रिप्लेस द अर्लियर बोर्ड फॉर द रेगुलेटरी एंड सुपरविजन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये इंटरनल कमेटी है जो RBI के द्वारा बनाई गई है और इनका मेन काम क्या है, हमारी जो पेमेंट होती है जैसे UPI, RTGS और NEFT, इन सब चीज़ों को जो है वो देखना है। नेक्स्ट आ गया RBI न्यू फ्रेमवर्क फॉर द डिजिटल पेमेंट, RBI का नया फ्रेमवर्क डिजिटल पेमेंट के लिए। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो RBI न्यू फ्रेमवर्क फॉर द डिजिटल पेमेंट के बारे में है, तो इसको अभी लोग हम लोग देखते हैं। देखो रिसेंटली काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं पिछले 5 साल में
जिसमें ये बोला गया है कि इंडिया में लोगों को जो है वो साइबर चीज़ों के बारे में नॉलेज जो है वो कम है, और इसी चीज़ की वजह से क्या होता है कि काफ़ी सारे साइबर क्राइम्स का शिकार जो है वो नॉर्मल लोग बन जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन जीडीपी का जो है अच्छा खासा हिस्सा जो है वो किस में चला जाता है, साइबर क्राइम्स को रिकवर करने में चला जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं कि इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है क्या किया है। तो इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से आरबीआई ने जो है वो कुछ डिसीजंस लिए ताकि जो है वो पैसे लोगों के अकाउंट से ना निकल पाए। उसी डिसीजन में मेन डिसीजन जो है वो ये था कि अगर मान लो किसी ने आपके अकाउंट से पैसे निकालने हैं तो उसको केवल और केवल ओटीपी नहीं चाहिए, उसको और भी जो है वो एन नंबर ऑफ थिंग्स चाहिए, जिसके बाद क्या होगा, आपके अकाउंट से पैसे जो है वो माइनस किए जाएंगे। तो इससे हमें क्या समझ आया कि द न्यू गाइडलाइंस, और ये इफेक्टिव कब होंगी, अप्रैल 2026 में होंगी। ठीक है, इसमें डिसीजंस क्या लिए गए, रिस्क बेस्ड अप्रोच जो है वो उसको चुना गया, डायनेमिक ऑथेंटिकेशन फैक्टर जो है इनको देखा गया, और कंटेक्स्ट अवेयर सिक्योरिटी जो है वो इसमें आई थी। ठीक है, पुराना ओटीपी जो सिस्टम था उसमें ओटीपी आता था, लेकिन आज के नए सिस्टम में जो है वो मल्टी लेयर अप्रोच होगी, जिसमें डिवाइस का बिहेवियर, लोकेशन, उस डिवाइस की क्या हिस्ट्री है, अगर मान लो कोई ऐसी पेमेंट है जो उस डिवाइस की जो एक्चुअल लोकेशन है जहाँ पे वो पर्सन रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर आ रही है, जैसे मान लो मेरा मोबाइल फ़ोन है, अगर आप मेरा मोबाइल फ़ोन देखोगे तो फिर नॉर्थ इंडिया में ही ज़्यादा घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लो रैंडमली कोई पेमेंट जो है वो साउथ इंडिया से हो रही है, या रैंडमली कोई पेमेंट जो है वो किसी आइलैंड से हो रही है जो कि इंडिया से बाहर है, तो फिर उस केस में वो जो उस पेमेंट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आया कि राइट नाउ जो सिस्टम है वो ज़्यादा इन्हेंस करता है सिक्योरिटी को, इम्प्रूव करता है यूज़र कन्वीनियंस को, और प्रोएक्टिव फ्रॉड प्रिवेंशन जो है वो करता है। ठीक है, और यही चीज़ अलाइंड है विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट आ गया इंडियाज फर्स्ट वेयरेबल पेमेंट इकोसिस्टम इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेप फॉर इंडियन डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप। होमगार्ड स्टार्टअप जो है, देखो इसमें बेसिकली क्या है कि नेशनल पेमेंट एनपीसीआई जो है उसने लॉन्च किया है कंट्री का पहला वेयरेबल पेमेंट सिस्टम। अब क्वेश्चन आएगा कि एनपीसीआई ने इनोवेशन जो है वो कैसे की इस न्यू पेमेंट सिस्टम की। तो बेसिकली ये था कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे जो है वो डिसाइड किया गया और बिल्ड किया गया। न्यू सब्सिडीज दी जाएंगी, ठीक है, ताकि न्यू यूपीआई जो है वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर बन सके। एनपीआई ने जो ये वेरिएबल पेमेंट सिस्टम है ये क्यों जो है वो यूज़ किया, रीज़न इसका ये है कि ये इन्हेंस करेगा किसको, कन्वीनियंस को। लोगों के लिए पैसा ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जो है वो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इंक्रीज करेगा सिक्योरिटी को, और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इसमें एड ऑन की जाएगी, जिसमें कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी जो है वो एड ऑन किया जाता है। नेक्स्ट ये है कि सोवरन इंडियन टेक जो है वो भी इसमें होगा। नेक्स्ट आ गया एम यूज वॉलेट। क्या है ये, बेसिकली डीप टेक पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि न्यू वेरिएबल पेमेंट सिस्टम को जो है वो यूज़ करेगा। और इसमें क्या होगा, टोकनाइजेशन होगी, हार्डवेयर लेवल ट्रांजैक्शन होगा, और उसके बाद सिक्योर एलिमेंट से जो है वो कोई ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जो है वो की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया डिजिटल पुश फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा बैंक जो स्पेसिफिक किसी रीजन की वजह से जो है वो क्रिएट किया गया और उसका मेन काम ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आना, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो उनको डिजिटल पुश के लिए जो है वो प्रेरित किया गया है। तो सबसे पहले क्या है, सहकर डिजी पे, और नेक्स्ट है सहकर डिजी लोन। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मेन एम ये है कि डे टू डे बैंक की जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें जो कस्टमर्स हैं उनको हेल्प करना, और इसका मेन फंक्शन यही है कि पेपरलेस ट्रांसपेरेंट जो है वो उनको इजीली लोन प्रोवाइड करना, ताकि वो इजीली इन चीज़ों को जो है वो कर पाएँ। नियरली अगर हम लोग बात करें तो 9 करोड़ डिपॉजिटर्स और मेंबर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो इसके मेंबर हैं, और लोन्स में भी जो है वो इसी तरीके से सिस्टम जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। ये एक ड्राफ्ट बनाया गया है आरबीआई के द्वारा, जिसमें जितनी भी कंपनीज हैं जो कि बेसिकली क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये बोला गया है कि एनबीएफसी और अदर बैंक से जो लोन लिए गए हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो ली है उसको जो है वो दोबारा से अपडेशन करना। और एक प्रॉब्लम और है जो हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में देखी जाती थी, जिसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। मान लो किसी ने लोन लिया और मेरा जो लोन है वो फाइनली क्या किस में कन्वर्ट हो गया, एनपीए में कन्वर्ट हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया।
अब बैंक कई बार उसी पर्सन को दोबारा से इस चीज के लिए पुश करते थे कि आप हमसे एक और लोन ले लो, उससे पिछला लोन पे कर दो और एक नया लोन जो है वो शुरू कर देते हैं। इससे होता क्या था कि सब स्टैंडर्ड एसेट से वो लोन जो है वो दोबारा से फिर में किस में आ जाता था, स्पेशल मेंशन अकाउंट में आ जाता था। और जैसे ही स्पेशल मेंशन अकाउंट में आता था तो आरबीआई के नीचे जो कमर्शियल बैंक्स थे उनकी जो चार्जशीट है ये क्लियर हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम थी जो देखी जा रही थी। तो अभी इसी कंटेक्स्ट में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो है उनसे इंफॉर्मेशन आरबीआई के द्वारा मांगी गई है ताकि मैनिपुलेशन जो है वो मार्केट का ना हो पाए। हाउ दे फॉर्म, CICS आर स्पेशलाइज्ड कंपनीज which are regulated and licensed by the Reserve Bank of India under the Credit Information Companies Act 2005। लाइसेंसिंग जो है इसमें क्या होगा, सर्टिफाइड रजिस्ट्रेशन जो है वो की जाएगी आरबीआई की CIC से, और इस तरीके से डेटा शेयरिंग की जाएगी और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्लायंस जो है वो लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया सेबी टू ट्वीक रूल टू कर्ब फिनफ्लुएंसिंग। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच केम टू योर माइंड इज कि सर फिनफ्लुएंसिंग जो है वो क्या होती है। इसका मीनिंग बेसिकली ये होता है कि प्रमोशन करना उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की, स्टॉक टिप्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की टू द इंडिविजुअल्स। जैसे मान लो नॉर्मली बोल नहीं देते कि इस कंपनी के शेयर जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं या कम नीचे ऊपर नीचे होने वाले हैं, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो है वो ये होगा। इन्फ्लुएंसर ये होता है जो पर्सन आपको इन्फ्लुएंस करे ताकि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस उसके इन्फ्लुएंस के में आके जो है वो कर पाओ। इसको फिनफ्लुएंसर जो है वो बोला जाता है। इसके लिए जो नॉर्मली चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो है यूट्यूब, वो है इंस्टाग्राम और वो है टेलीग्राम। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी जो है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है वो रेगुलेशन के लिए बोला है। और सेबी डिफाइन देम एज एंटिटीज इंडायरेक्ट एंगेज इन द इन्वेस्टमेंट कम्युनिकेशन विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड एडवाइज और एनालिस्ट। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन डिमांड ड्राफ्ट्स हैं जो कि इन चीज़ों के चलते इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकालता है तो उसमें इन लोगों की जो इंपॉर्टेंस है या फिनफ्लुएंसिंग है इसको एक मेजर तौर पे रखा गया है। नेक्स्ट आएगा व्हाट इज द कंसर्न विद दिस मैटर। कई बार किसी कंपनी के लोग जो हैं वो किसी पर्सन को पैसा दे देते हैं जिस पर्सन की फैन फॉलोइंग जो है वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा है। उनका मेन मकसद जो है वो ये होता है कि आप हमारी कंपनी की प्रमोशन करो और वहाँ पे बार बार जो है वो हमारा नाम बोलो। इससे होगा क्या कि काफ़ी सारे लोग उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर हमारी कंपनी के शेयर्स एंड स्टॉक खरीदने शुरू कर देते हैं, जिससे ये इसमें जो है वो क्या शो होगी, ग्रोथ शो होगी। तो ये रीज़न है कि ये कंसर्न मैटर था। रेगुलेटरी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, 65% ऑफ इन्वेस्टर कंप्लाइंस जो है वो नहीं की जाती। बिहेवियर जो है वो लोगों का बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। बिहेवियर इकोनॉमिक्स आज की डेट में न्यूज़ में भी है। नेक्स्ट आ गया मर्जर ऑफ बैंक्स। देखो, इंडियन गवर्नमेंट इज फॉर्मुलेटिंग अ टू प्रोन स्ट्रेटजी टू रीशेप द पब्लिक सेक्टर बैंक्स लैंडस्केप, मर्जिंग द स्मॉल बैंक्स टू अचीव द लार्ज स्केल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब देखो नॉर्मली बैंक्स को मर्ज क्यों किया जाता है। जैसे मान लो एक बैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में चल रहा है, दूसरा बैंक जो है वो सरप्लस में चल रहा है, तो इन दोनों बैंक्स को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो जो डेफिसिट में है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और सरप्लस में है वो नीचे चला जाएगा, और दोनों का जो है बैलेंस हो जाएगा बेसिकली। तो इसी वजह से मर्जर ऑफ बैंक्स जो है वो किया जाता है। मर्जर ऑफ बैंक्स जो है वो लार्ज स्केल पे ग्लोबल कंपटीशन को भी इंक्रीज करता है। प्लस बैंक्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग मोर लोन्स टू द पर्सन हु वांट टू हैव द लोन फॉर देयर बिजनेस, टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, टू स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल हेल्थ, रिस्क मैनेजमेंट, टू इनहेंस द क्रेडिट कैपेसिटी, और लेगेसी इशू जो है उसको भी क्रिएट करने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट आ गया टेक ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बैंक मर्जर। बैंक मर्जर की अगर हम लोग बात करें, प्रो मर्जर आर्ग्यूमेंट्स जो है वो क्या बोले जाते हैं। देखो, कई लोग ये बोलते हैं कि ये मर्जर करना गलत है, यानी कि जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली और ज़्यादा चैलेंजेस को पैदा कर देती है। जैसे मान लो किसी स्पेसिफिक लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो एक बैंक के साथ रखे हैं और वो बैंक का अब मर्जर हो गया, लार्ज बैंक ने स्मॉल बैंक्स को जो है वो ज्वाइन कर लिया। अब लोगों के जो सेंटिमेंट्स क्योंकि इमोशनली अटैच्ड है उस बैंक के साथ, तो वो वहाँ पे जो है वो अपना पैसा सेविंग का रखना कम कर देते हैं। तो लोग कई इसको बोलते हैं रीजनल फोकस कम हो जाता है और ओवरऑल फोकस जो है वो प्रॉफिट लॉस के ऊपर ज़्यादा हो जाता है, और ये एक सही टेक्निक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया PFRDA अलाउ 80% NPS विड्रॉल बूस्ट। इसका मीनिंग क्या है। देखो, NPA बेसिकली क्या होता है, नेशनल पेमेंट सिस्टम होता है। PFRDA बेसिकली जो है वो ये बोला गया है कि एग्जिस्ट और विड्रॉ जो है वो NPS के चलते अमेंडमेंट रेगुलेशन में 2025 में ये आया था, और इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि इंडिया इज ग्रैपलिंग विद द लो पेंशन कवरेज।
इंडिया में पेंशन कवरेज जो है वो पहले ही लो है, प्राइवेट सेक्टर और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के पास पेंशन जो है वो नहीं है, और ऊपर से सिचुएशन जो है वो कुछ हद तक काफ़ी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो जाती है, जिसके चलते ये बोला गया है। हाई लमसम विड्रॉल एट एनुअल, नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स कैन नाउ विड्रॉल अप टू 80% ऑफ द लमसम एंड 20% मैंडेटरी नोलाइज्ड। ठीक है। रिमूवल ऑफ रिजिड लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड पहले ज़्यादा हुआ करता था लेकिन आज की डेट में नहीं एग्जिस्ट करता। प्री मैच्योर एग्जिस्ट जो है वो हो सकता है। अगर लेस देन 8 लाख है तो 100% लमसम अमाउंट जो है वो अलाउड है, निकाल सकते हो। आज से 12 लाख के आसपास है अगर, तो उस पे ऊपर कैप जो है वो 6 लाख के आसपास की लगाई गई है। और मान लो ग्रेटर देन 12 लाख है तो इसमें भी जो है वो 40 और 20% का रेशियो रहता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? रिटायरमेंट सिक्योरिटी और जो है वो तो ज़रूरी है ही है, प्लस उसको लिक्विडेट भी करना, उनके पास पैसा भी आना चाहिए ताकि उसको वो यूज़ कर सके। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने ये जो है वो रिकमेंडेशन भी दी थी, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो इस सिस्टम में फॉलो किया। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये सब चीज़ें जो है वो ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट आ गया फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, एफएसआईबी। एफएसआईबी बेसिकली है क्या? पहले जो है वो बीबीबी था, बैंक बोर्ड ब्यूरो था, जिसमें जो मेजर कंपनीज होती थी इनके जो चेयरमैन होते थे वो एक ब्यूरो के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, जिसको बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो बोला जाता था। उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया और इसकी जगह एफएसआईबी आ गया था। एफएसआईबी इज अ सिग्निफिकेंट डेवलपर फॉर इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंकिंग landscape. The Financial Service Institution Bureau recommend Shri Brijesh Kumar Singh for the position of Managing Director and Chair Chief Executive Officer of Canara Bank. तो कैनरा बैंक के लिए जो है वो इनको रेकमेंड किया गया है एफएसआईबी के द्वारा। ठीक है, तो इसका मैंने आपको काम भी बता दिया और इसने किसका सक्सेसर है? बैंक बोर्ड ब्यूरो का सक्सेसर है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका मीनिंग क्या था कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो हो पाए। नेक्स्ट आगे न्यूज़, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो। Recently, earning reports from major lender like HDFC and ICICI Bank show the steady fall in their current account and saving account ratio. आज की डेट में ये देखा जा रहा है कि लोग बैंकिंग सेक्टर में जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रेशियो है वो कंटिन्यूसली नीचे आती चली जा रही है। लोग जो है वो बैंकों में ज़्यादा पैसा नहीं रख रहे और अपने हाथ में जो है, यानी मनी विच इज़ कीपिंग विद इटसेल्फ जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। ये जो डिक्लाइन देखा गया CASA रेशियो में, ये बेसिकली कोर इशू क्या है इसका? चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड फॉर बैंक जो होता था पहले, और ये था बैंक इसी चीज़ को मेनली यूज़ कर देते थे फॉर द क्रेडिट क्रिएशन। लेकिन अगर मान लो सेविंग रेशियो जो है वो कम है तो बैंक उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे फॉर द अदर पर्सनस। तो इंक्रीज रिलायंस ऑन द वॉलेटाइल होलसेल फंडिंग जो कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के द्वारा ली जाती है। देखो ये बेसिकली इसमें एक ही चीज़ जो है वो समझाई गई है। इसमें बेसिकली ये समझाया गया है कि लोग जो अपनी सेविंग्स बैंक में रखते थे, बैंक उन्हीं सेविंग को जो है वो आगे लोगों को लोन देता था। लेकिन आज की डेट में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के चलते और इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसी वजह से क्या हुआ, लोगों का विश्वास बैंकिंग सेक्टर पे कम होना शुरू हो गया। लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में जो है वो अपना पैसा कम रखना शुरू कर दिया। अब अगर मान लो पैसा कम आएगा तो बैंक लोन भी कम दे पाएंगे। अब अगर उनको लोन देना है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या रेपो रेट या रिवर्स रेपो इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे और फिर लोन दे पाएंगे। लेकिन बैंकों के लिए प्रॉफिट किस में था? जब लोग अपनी सेविंग रखते थे और उन सेविंग से जो है वो आगे लोन प्रोवाइड होते थे। तो इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का इकोनॉमी का सेशन आपके लिए फायदेमंद हुआ होगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।